शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। दोस्तों, कुछ सालों से देश विदेश में एक ही बात जोरों शोरों पर है। जानते हैं वो शोर क्या है? वो शोर है कि अगर किसी देश ने दूसरे राज्य पर राज किया था या किसी भी देश की वजह से किसी दूसरे देश को परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो उस देश की भरपाई करेगा ये देश। नहीं समझे? चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। आपने देखा होगा जापान ने कैसे साउथ कोरिया को अच्छी खासी रकम दी थी, क्योंकि जापान ने साउथ कोरिया में उधम जो मचाया था। लेकिन आज ये कहानी ब्रिटेन की है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन अभी के टाइम में एक ऐसा देश है जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश ने अकेले बहुत सारे देशों पर राज किया है और अब बहुत सारे देश ब्रिटेन पर मिलकर दबाव बना रहे हैं कि वो भरपाई करे। एक वक्त था जब ब्रिटेन ने उनकी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था और अब वो सारे देश मिलकर ये चाहते हैं कि ब्रिटेन इन सब की कीमत अदा करे। आप भी अभी ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्या बोल रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ये खबर सच है। आज इस टॉपिक पर लगभग सभी देश डिस्कस कर रहे हैं। अब भारत पर राज तो ब्रिटिश ने भी किया है, क्यों? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन को भारत को कितने पैसे देने चाहिए और वाकई देने चाहिए या नहीं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसे ही किसी भारतीय के सामने ब्रिटिशर शब्द आता है, वैसे हम हिंदुस्तानियों में एक अलग गुस्सा देखने को मिलता है। आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटिशर ने भारत को करीब 200 सालों तक लूटा। इन लोगों ने भारत को इस कदर लूटा कि इकोनॉमिकली वाइज भारत एकदम निचले स्तर पर चला गया। उस गुलामी का हर्जाना आज तक भारत चुका रहा है। जानते हैं कैसे? जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप, अपने पिछड़ेपन से। ये बात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। ये वो सच है जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उस वक्त यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 10 या 15 नहीं बल्कि 23% की बड़ी साझेदारी रखता था। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेजों ने कदम रखा और राज करना शुरू किया, यही साझेदारी 23% से घटकर 4% हो गई। आपको अगर ऐसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप इसे आंकड़ों से बड़े आराम से समझ सकते हैं। अंग्रेजों ने हमारे अच्छे खासे रिसोर्सेज और इकोनॉमिकल रेवेन्यू को बर्बाद कर दिया। बर्बाद हमारी इकोनॉमिकल रेवेन्यू हुई, लेकिन झोली उनकी भरती चली गई। अब भी आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हैं तो आप जरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ही देख लीजिए। ये वो वक्त था जब पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा था। ये वो वक्त भी था जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर राज करना शुरू कर चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त हमारे भारत में हैंडलूम का अच्छा खासा काम होता था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे इस काम तक को नहीं छोड़ा। पैसे के साथ साथ वो हमारे काम को इंग्लैंड ले गए। हमारी टेक्निक को अपनाकर वो दूसरे देशों में महंगे दामों पर बेचने लगे। जो तरक्की और नाम भारत का होता, वो अब अंग्रेजों का नाम था। दोस्तों, सिर्फ इकोनॉमिकली लूटने की बात करें, अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन यानी कि 3192 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटकर चले गए। और ये डेटा तो दोस्तों 1765 से 1938 तक की घटनाओं के हिसाब से लिया गया है। ये $45 ट्रिलियन इतने ज्यादा पैसे हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से लगभग 11 गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर आज हमारे पास इतने पैसे होते, शायद आज हम डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री में शुमार होते। खैर, ये ट्रिलियन डॉलर सुनकर आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अंग्रेजों ने इतने पैसे चुराए कैसे? इतने पैसे को वो हमारे देश से बाहर लेकर कैसे गए? वैसे दोस्तों देखा जाए तो सवाल बड़ा लॉजिक वाला है, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। दोस्तों, इतना सारा पैसा हमारे देश से बाहर गया ट्रेड सिस्टम की मदद से। बता दे, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कॉलोनियल पीरियड से पहले ब्रिटेन भारत से अच्छा खासा सामान खरीदता था। सामान में कपड़े और चावल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। भारत के वो लोग
जो अपने सामान को ब्रिटेन को बेचते थे उस वक्त उन्हें पैसे भी उसी हिसाब से मिल जाते थे जैसे वो बाकी किसी देश के साथ सामान खरीदते थे, यानी कि चांदी के रूप में। लेकिन 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रोथ के साथ ही हमारे पूरे भारत के व्यापार पर उनका राज हो गया। इसके बाद शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का घिनौना खेल। इन लोगों ने सबसे पहले तो बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू किए। ये टैक्स व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी थे। हुआ यूं कि इन टैक्स से कंपनी की आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई। टैक्स का ही 1/3 हिस्सा ये लोग हमसे सामान खरीदने पर लगाते थे। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। जो टैक्स हमारे भारत के व्यापारी देते थे उसी टैक्स का एक हिस्सा उन्हीं से सामान खरीदने में लगा दिया जाता था। इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये विदेशी हमारा सामान बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लोहा, तार, इमारती लकड़ियों का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। दोस्तों, आज जिस ऊंचाई पर ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें बहुत अहम भागीदारी भारत की है। अगर हमारा भारत नहीं होता तो शायद ब्रिटेन आज जिस मुकाम पर है बिल्कुल ही नहीं होता। हमारे भारत की चीजों को सस्ते दामों में खरीद कर न सिर्फ 100% प्रॉफिट कराया बल्कि रेवेन्यू भी कमाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 1847 में भारत पर अच्छे तरीके से ब्रिटिश राज हो गया तो उस वक्त नया टैक्स सिस्टम और बाय सिस्टम लागू किया गया था। उस वक्त ईस्ट इंडिया का काम अपने आप ही कम हो गया। अब भारत के व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ये ध्यान रखा कि जो भी उनको प्रॉफिट हो वो इनके जेब में न जाकर लंदन ही जाए। खैर, ये तो हो गई पैसों से पहुंचाए जाने वाली क्षति। इसके अलावा ये भी अंग्रेजों की देन थी कि हमारा इंडिया दूसरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने बंगाल में अकाल फैलने दिया, जिसके आंकड़े सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 1943 के अकाल में बल्कि 30 लाख लोगों की जान चली गई थी, और ये तो मौत का बस एक आंकड़ा है। हो सकता है रियल में मौत 30 लाख से भी ज्यादा हो। वैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अकाल तो नेचुरल होता है, तो फिर इसमें ब्रिटेन वालों की क्या गलती? क्यों, यही सोच रहे थे ना आप? तो दोस्तों, इस सवाल का छोटा सा जवाब है विश्व युद्ध 2। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस दौरान विश्व युद्ध 2 चल रहा था। अंग्रेजी सेना जापान से लड़ने के लिए भी हम हिंदुस्तानियों का सहारा ले रही थी। अब हुआ ये कि उस वक्त अंग्रेजों ने बंगाल में पैदा हुआ सभी अनाज सैनिकों के लिए रिजर्व कर दिया, जिसके चलते आम नागरिकों के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसके साथ ही जो फसलें खेतों में थी वो सैनिकों के आने जाने और गोला बारूद की वजह से तहस नहस हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लोगों के खाने पर लाले पड़ गए थे। ऐसे में ब्रिटिश की ये जिम्मेदारी तो अच्छी खासी बनती है कि वो इतने बड़े लेवल पर हुए नरसंहार के लिए रिप्रेशन अमाउंट को दे। आपकी और हमारी भाषा में बोले तो ब्रिटेन को हर्जाना तो भुगतना चाहिए। और आप बंगाल को अकेला नुकसान मत समझिएगा, क्योंकि ऐसी घटना बहुत सारी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अंग्रेजों के द्वारा भारत के सैनिकों का इस्तेमाल देख लीजिए। उसकी लड़ाई में जब हमारे सैनिक मारे गए तो उनके परिवार को कोई हर्जाना भी नहीं दिया गया। हर्जाना तो छोड़िए, उनकी जान की उन्हें कोई पहचान तक नहीं मिली, और इसके लिए भी ब्रिटेन को हर्जाना चुकाना चाहिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और हिस्ट्री में सिर्फ जलियांवाला बाग एक अकेला किस्सा नहीं है। अंग्रेजों ने इंसानियत के खिलाफ जाकर हम हिंदुस्तानियों के साथ बहुत घिनौना बर्ताव किया है, जिसे चाहकर भी हमारा भारत कभी नहीं भूल सकता। इसलिए हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल जायज है कि ब्रिटेन को हर्जाना भरना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत की आर्थिक और माननीय संपदा को नुकसान पहुंचाया है और उसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, उसके लिए ये हर्जाना तो चुकाना ही चाहिए। और सिर्फ हमें क्यों, जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया है सबको उन्हें हर्जाना देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, ये सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। सीखा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।